तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था यहाँ तक, इस इक्वेशन नंबर 4 को निकाल दिया था, मतलब ए से लेकर बी वाले पद तक के लिए क्या कर दिया था, रेखा समाकलन हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम पहले इसके लिए देख लेते हैं, फिर इसके लिए देख लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही चेंज आएगा। इसी प्रकार हम इसी को देखते हुए लिख सकते हैं। आगे देखो कि इसी प्रकार CD पद के लिए, इसी प्रकार CD पद के लिए सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन कौन से पद के लिए, CD वाले पद के लिए। तो C से लेकर D तक इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dl, इस तरह से आप लिखोगे। तो इस पर हमें A की वैल्यू चाहिए और dl तो कितने के बराबर हो जाएगा, dx, लेकिन इसकी डायरेक्शन dx की अपोजिट है, इधर है माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप नॉर्मली देख सकते हो कि ax, अब यहाँ पर कितना चेंज आएगा, ax में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, क्योंकि ऊपर की ओर चल रहे हो तो y में ही चेंजेस आएगा। तो y में चेंजेस होने की वजह से, लेकिन पॉजिटिव आएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, इतना सा चेंज आएगा, प्लस डेल ax अपॉन डेल y, और ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ax प्लस डेल ax अपॉन डेल y, dy अपॉन 2 हो जाएगा। और साथ के साथ इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी dx, x दिशा में लंबाई इसकी कितनी है, dx, x दिशा में लंबाई dx। लेकिन ये वाला कंपोनेंट x कौन सी दिशा में, इस दिशा में, और ये वाला कौन सी दिशा में, इस दिशा में। तो थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 180 होने पर दोनों के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 180 आएगा, और cos 180 की वजह से जो साइन आएगा यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस। तो यहाँ लिख देना, क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, इसकी वजह से साइन कैसा हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे 5, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार अब इस वाले पद के लिए कर लेते हैं, b से लेकर c तक इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl। तो इसके समानांतर घटक में ही चेंज देखना है। इसके समानांतर घटक कौन सा है, a बाई, वही चलेंगे। देखो केंद्र से चलना है, कहीं पर भी चलना होगा तो हम कहां से चलेंगे, सेंटर पॉइंट से, कि इसके सेंटर पर सदिश राशि का बाई दिशा में जो घटक है, बाई दिशा के लिए देख रहे हैं, तो बाई में ही परिवर्तन कितना है, a बाई, और a बाई में इधर अगर हम चल रहे हैं इस वाले पथ पर, इस वाले पथ तक पहुंचना है केंद्र से, कौन सी डिस्टेंस चेंज हो रही है, dx डिस्टेंस चेंज हो रही है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि a बाई में किसके सापेक्ष परिवर्तन देखना है हमें, x के सापेक्ष, क्योंकि यहां से हम इधर चलेंगे, कौन सी डिस्टेंस चेंज हो रही है, dx, और कितनी डिस्टेंस चलेंगे फिर, dx अपॉन 2, पॉजिटिव या नेगेटिव ये बताओ। dx अपॉन 2 डिस्टेंस चले, वो हम कितना चले, पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, इसलिए यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। और भार इस पथ की लंबाई कितनी है इसकी, dy, कितनी है इसकी पथ की लंबाई, dy, और दोनों की डायरेक्शन दिखाओ, a बाई की दिशा और dy की दिशा, a बाई भी ऊपर है और dy भी ऊपर है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए भार आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो इसको लिखें, यहाँ तक कंप्लीट करें, और इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे 6। तो इसको देखकर आप इसके लिए बता सकते हो कितना चेंज जाएगा एडी वाले पद के लिए। इसको और देख लो, एक साथ लिख लेना, फिर डी से लेकर ए तक, उल्टा लिख दिया, ये डी से चलेंगे हम ए तक, रेखा के अनुदिश, डायरेक्शन के अनुदिश चलना है हमें। इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट dl, ये कितना हो जाएगा बताओ हमारे पास, अरे बताओ, a बाई, अब हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा डेल ax अपॉन, सॉरी, डेल a बाई अपॉन डेल x, और माइनस हो जाएगा dx अपॉन 2, दूरी चलेंगे, दूरी का ध्यान रखना, माइनस हो गया, और इसकी लंबाई कितनी होगी, डी बाई, कितनी है लंबाई इसकी, डी बाई, इस तरह से लंबाई है इसकी डी बाई इस वाले पथ की, लेकिन ये नीचे की ओर है, ये वाला ऊपर की ओर है, तो दोनों नेगेटिव हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए नेगेटिव। सेम डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल टू 0 की वजह से पॉजिटिव, और अपोजिट है तो नेगेटिव। इस तरह से ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक लिखें कंप्लीट इसको।
समीकरण 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसको कंप्लीट कर दें, यहाँ तक तो लिख ही लिया था। कंप्लीट कर दें यहाँ तक। इसके बाद चारों जो वैल्यू आई है उनको हमें पुट करना है समीकरण नंबर 3 में। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl हमारे पास आ जाएगा। करें कंप्लीट इसको पूरा, मैं यहीं पे डाल देता हूँ जब तक। तो समीकरण 7 तक हो गया। इसके बाद समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में कौन कौन से से 4, 5, 6 और 7 से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। पहले चारों वैल्यूज को पुट करें, a से b, b से a, b से c, c से d और d से a तक चारों वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो a से b वाली हमारे पास कितनी थी, ax माइनस के डेल ax अपॉन डेल वाई, ठीक है, और dy अपॉन टू, और यहाँ पर कितना था dx, माइनस में थी पहली वाली। दूसरी थी b से लेकर c तक की, समीकरण 6 से है, तो वो कितनी है हमारे पास a बाई, वैल्यूज को पुट करते हुए जाना है, प्लस डेल a बाई, सॉरी ये वाला पॉजिटिव साइन है पहले के लिए, इस वाले पद के लिए कितना आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, a बाई प्लस डेल a बाई अपॉन डेल x, और ये कितना हो जाएगा dx अपॉन टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dy, इस तरह से आ जाएगा, बाहर पॉजिटिव साइन है। फिर c से लेकर d तक समीकरण 5 से वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस के ax प्लस में डेल ax अपॉन, सही से लिखना, x बाई है, बाई x, इस तरह से डेल ax अपॉन डेल बाई और dy अपॉन टू, और वैल्यूज कितनी है बाहर dx, और ये नेगेटिव में चल रहा था। और फिर d से लेकर a तक के लिए, मतलब समीकरण कौन सी से, नीचे वाली से, समीकरण 7 से, तो वो कितना हो जाएगा a बाई माइनस के डेल a बाई अपॉन कितना डेल x, और कितना आ जाएगा भार dx अपॉन टू, और भार है dy। ठीक है, यहां तक कंप्लीट करें। चारों वैल्यूज इसमें पुट की हैं, पहली भी किस में है, पॉजिटिव में है, दो पॉजिटिव में है, दो नेगेटिव में है। और चारों वैल्यूज को पुट करने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है, जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे। तो इसके आगे देखें, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में ax से ax कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में आ जाएगा, और डेल ax अपॉन सेम टर्म है ये डेल dy और dx, इस तरह से हाफ हाफ करके प्लस में हो जाएगी वो। तो माइनस में कितनी बचेगी हमारे पास, ये वाली टर्म बचेगी डेल ax अपॉन डेल y, इस तरह से माइनस में बचेगी, और dx इंटू dy, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें और इसमें बताओ कितना हो जाएगा, a बाई से a बाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस माइनस प्लस होकर प्लस में आएगा, और कितना आएगा प्लस में डेल a बाई अपॉन डेल x, और कितना हो जाएगा dx इंटू dy, कितना हो जाएगा dx इंटू dy। कंप्लीट करें यहां तक। और
इसको आगे लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है, बाई का एक्स के सापेक्ष, ए एक्स का बाई के सापेक्ष, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई, इस तरह से। और इंटीग्रेशन ऑफ किसकी वैल्यू लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी वैल्यू आई है, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। देखें यहाँ तक कंप्लीट इसको, और समीकरण नंबर नेक्स्ट डाल देना इसको 8, समीकरण नंबर नेक्स्ट 8। साथ के साथ पीछे का पढ़ते हुए जाना, तभी आगे का समझ में आएगा। आप ये सोच रहे हो केवल नोट्स बना लें तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। पिछला पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, फिर ही आगे बढ़ते जाना, क्योंकि एक दूसरे से लिंक हैं सारी चीजें, आगे यूज होंगी। तो dx इंटू डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई समीकरण 8 में। वो था समीकरण 2 जहां पर ds की वैल्यू थी dx इंटू डी वाई। करना क्या है, दोनों वैल्यूज को हमें पुट करना है समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 में एक तो 2 से व किससे 8 से मान रखने पर रखो मान कितना आ जाएगा, तो कितना था हमारे पास, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मोड इक्वल टू कितना चल रहा था वहां पर, लिमिट ds टेंड्स टू 0, इस तरह से। इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ds की वैल्यू डाल देंगे इसमें, लेकिन नीचे ds है उसकी वैल्यू कितनी थी dx इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट dl की वैल्यू थी हमारे पास 8 से डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स और माइनस के डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, इस तरह से थे हैं। और यहाँ पर कितना आ रहा है dx इंटू डी वाई, और इस पूरे का कितना हो रहा था वहां पर, इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल दी है और नीचे उसकी डाल दी, और यहाँ पर नीचे क्या लिख रहा था मैक्सिमम, तो वो तो ऑलवेज मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि हमने इसके मैक्सिमम होने के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल है, ध्यान से देखना इधर, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और नीचे वाली जो क्वांटिटी है मिनिमम होनी चाहिए। अरे इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी राशि है उसका मान मैक्सिमम होने के लिए अंश का मान मैक्सिमम होना चाहिए और हर का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो हर तो क्या था क्षेत्रफल, जिसको तो हम टेंड्स टू 0 लेकर ही चल रहे हैं, छोटे से छोटा लेकर चल रहे हैं, और ये क्या अधिक से अधिक है, क्या अधिक से अधिक है, क्योंकि हम रेखा समाकलन कहां पर कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमने पथ लिया है उसकी बाउंड्री पर ही कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हमने a से b, b से c, c से d और d से a, इसके पथ पर ही क्या किया है हमने, समाकलन किया है। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि हमने ये वाला पथ लिया हो इस पर समाकलन किया हो, ये वाला पथ लिया हो इस पर समाकलन किया हो, नहीं, इसकी हमने लास्ट जो बाउंड्री थी, मैक्सिमम बाउंड्री थी, उसी पर ही क्या किया था समाकलन, तो इसकी वैल्यू तो ऑलवेज ही क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी, और ये हम न्यूनतम लेकर चल रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी कैसी आएगी हमारे पास, मैक्सिमम आएगी, ये ध्यान रखना। तो ये तो मैक्सिमम है, तो आप मैक्सिमम को लगाओ चाहे मत लगाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन कर्ल ऑफ ए जो हमने ये लिखा है ये तो मैक्सिमम हो ही गया, ऑलरेडी मैक्सिमम ही है ये, इसको लिखो चाहे मत लिखो। अब कर्ल ऑफ ए का जो मोड है ये कौन सी दिशा में आया, हमने एक्स वाई समतल में लिया था इस वाले प्लेन को, तो इसमें जेड दिशा में आ रहा था, तो ये कर्ल ऑफ ए का जो परिमाण है वो कौन सी दिशा में है, जेड दिशा में। कौन सी दिशा में है भाई, जेड दिशा में, ये ध्यान रखना, जेड दिशा में हमें कंपोनेंट मिला है, जिसको हम और आगे इस तरह से लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इसका जेड कंपोनेंट, अब ds टेंड्स टू 0, लिमिट ds टेंड्स टू 0, या इसको तो अब लगाने का मतलब ही नहीं है, dx इंटू डी वाई से dx इंटू डी वाई, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल वाली टर्म कट जाएगी, तो कोई भी टर्म रहेगी नहीं, तो लिमिट आरोपित होगी ही नहीं इस पर, तो टोटल हमारे पास कितना बचेगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल ए एक्स अपॉन कितना बच जाएगा हमारे पास, डेल वाई। और ये मैक्सिमम लगाना चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, मैक्सिमम है। यहां तक कवर करें इसको पूरा। तो हम
हमने कर्ल ऑफ ए जो कि सदिश राशि है तो उसके 3 कंपोनेंट आएंगे, एक्स दिशा में कर्ल ऑफ ए एक्स, वाई दिशा में कर्ल ऑफ ए का मोड वाई, जेड दिशा में कर्ल ऑफ ए का मोड जेड। तो जेड कंपोनेंट निकला है अभी, तो एक्स और वाई कंपोनेंट भी हमें यहाँ निकालने हैं, लेकिन ऐसे हमें पूरा ड्राइव नहीं करना है दोबारा से, इसी को देखते हुए हम उनको लिख सकते हैं। कैसे देखेंगे उसको, पहले यहां तक लिखें और इक्वेशन नंबर इसको 9 पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 9, तो देखिए इसी को देखते हुए हम सिमिलरली इसका हम कौन सा कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कर्ल ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक साइक्लिक ग्रुप में इस तरह से हम चलेंगे, साइक्लिक क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिख दिया एक्स, यहाँ पे लिख दिया वाई और जेड। जस्ट आगे वाले उस वेरिएबल में, उस चर में हम उसको लगातार चेंज करते हुए जाएंगे। यहाँ जेड लिख रहा है तो जेड से आगे चलेंगे एक्स, इस तरह से चेंज कर दिया। यहाँ पर डेल ए वाई है, वाई के स्थान पर आगे कौन सा है, जेड। सही से इसी तरह से साइक्लिक ग्रुप में चलते हुए जाना है, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर। सीधा निकालने का तरीका है, क्योंकि आपको पुनः दोबारा ड्राइव करना पड़ता पूरा, तो उतना काम हमें दोबारा नहीं करना है, क्योंकि 5 मार्क में इतना काम हमें नहीं करना है वहां पर कि दोबारा से हम वाई कंपोनेंट निकालें और जेड कंपोनेंट, वाई और एक्स कंपोनेंट निकालें। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा आगे वाला, जस्ट वाई। इसी तरह से डेल ए वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल एक्स। इस तरह से इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगा। और कर्ल ऑफ ए का इसी को देखते हुए इससे ये लिख दिया, इससे ये लिख सकते हैं, एक्स से जस्ट आगे बाई डेल ए सॉरी एक्स अपॉन डेल जेड। जस्ट आगे वाले में लिखना है, वाई के आगे जेड, जेड से आगे और एक्स से आगे वाई। इक्वेशन नंबर 11 देखें, और इसको चित्र को बना देना इस तरह से, साइक्लिक फॉर्म में हम लेते हुए उनको लिख रहे हैं। साइक्लिक फॉर्म में लेते हुए उसको लिखते हुए जाना है। तो देखिए कोई भी हम वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर है जैसे, उसको घटकों के रूप में इस तरह से लिख रहे थे, एक्स आई के प्लस ए बाई जे के प्लस ए जेड के कैप। तो कर्ल ऑफ ए भी तो क्या है, एक राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसका एक्स कंपोनेंट इस तरह से लिख दें, कर्ल ऑफ ए का कंपोनेंट एक्स दिशा में आई कैप प्लस कर्ल ऑफ ए का वाई कंपोनेंट जे कैप और प्लस कर्ल ऑफ ए का कौन सा कंपोनेंट भाई, जेड कंपोनेंट, और ये कौन सी दिशा में होगा, जेड डायरेक्शन में, इसलिए के कैप। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से लिखते हैं घटकों के रूप में। तो कर्ल ऑफ ए को भी हमने किसके रूप में लिख दिया, घटकों के रूप में लिख दिया। अब इसमें हमें तीनों की वैल्यू पता है, कौन कौन सी समीकरण से, समीकरण 9, 10, 11 से मान इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमें तो कर्ल ऑफ ए का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, हमें तो कर्ल ऑफ ए निकालना है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए हमें इसमें जो तीनों वैल्यू हमने निकाली है उनको पुट करना है उसमें। चाहो तो समीकरण दे सकते हो, 12 इसको, तो तीनों वैल्यूज को हम क्रम से पुट करेंगे उसमें। ध्यान रखना उसमें x में x वाली करनी है, y में y वाली और z में z वाली। तो कर्ल ऑफ ए का x कंपोनेंट यानी समीकरण नंबर 10 को लिखना है यहाँ पर, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस के डेल ए वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल जेड। ये गलत हो गया थोड़ा, इसको ध्यान रखना। x के स्थान पर y, x के स्थान पर y और y के स्थान पर ये आगे वाला आएगा z, y के स्थान पर आगे वाला आएगा z। ठीक है, और सब सही है। और फिर ये भी चेंज आ जाएगा कि z के स्थान पर ये कितना हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। सही कर लेना इसको, जस्ट आगे वाले में चल रहे हैं तो y से आगे z और z से आगे फिर यहाँ पर x, इस तरह से सही कर लेना उसको कंप्लीट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस में जे कैप वाला
यानी कि y कंपोनेंट डेल ax अपॉन डेल z, और ये कितना हो जाएगा माइनस के डेल az अपॉन डेल x, j कैप ये i कैप, और प्लस में k कैप वाले के लिए इसको लिखेंगे डेल ay अपॉन डेल x माइनस के डेल ax अपॉन में कितना हो जाएगा डेल y और k कैप। यहां तक लिखें इसको कंप्लीट। तीनों की वैल्यूज हमने पुट की है x y z कंपोनेंट की। इसके बाद एक लाइन लिखना, उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से सारणिक रूप में लिखा जा सकता है। उपरोक्त समीकरण को सारणिक रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। उपरोक्त समीकरण को सारणिक रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। क्या इस रूप में हम नहीं लिख सकते क्या समीकरण को? उसको जरा चेक करो, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि आई सारणिक को हम खोलते हैं तो आई कैप इंटू इसका इसके साथ करेंगे माइनस इसका इसके साथ, वही आ रहा है। इसी प्रकार जे कैप के लिए करेंगे तो जे कैप के लिए उल्टा होता है, यार ये ध्यान रखो कि जे कैप के लिए माइनस में लगते हैं उसको, तो माइनस जे कैप इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड ये, और फिर वो माइनस अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो वाला नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और के कैप के लिए अगर हम करते हैं तो इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, वही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस वाली समीकरण को हम जनरली इस रूप में लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए के फॉर्म में। ठीक है, और इसको समीकरण डाल देना कौन सी 12। और देखिए ये किसके कंपोनेंट हैं, ये किसके कंपोनेंट हैं? एक चीज देखना, यदि आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो आप कैसे लिखते हो इसको? सारणिक रूप में तो लिखते थे आई कैप जे कैप के कैप, ए के गुणांक आ जाते थे यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड, बी के गुणांक आ जाते थे यहाँ पर बी एक्स बी वाई और बी जेड, इस तरह से कंपोनेंट आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर किसके कंपोनेंट है? ये डेल वेक्टर के, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ये डेल्टा क्रॉस ए के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल वेक्टर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से होता है। तो ए क्रॉस बी की तरह खोलेंगे तो इसके कंपोनेंट तो यहाँ आ जाएंगे, और बी के स्थान पर यहाँ पर कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है, ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड। तो सिमिलरली इसी वाली समीकरण को हम अथवा करके इस तरह से लिख सकते हैं, या करके डेल्टा क्रॉस ए। चूंकि कैसे लिखा है? क्योंकि ये होता है डेल की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 13 है। तो समीकरण 12 हो या 13 हो तो वो कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या व्यक्त कर रही है? कर्ल को व्यक्त कर रही है। तो लिखना है यहाँ तक समीकरण 12 और 13 कंप्लीट करें यहाँ तक पूरा पहले। तो सारणिक रूप में ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको।
तक लिख लिया, 12 और 13, तो इसके बाद एक लाइन लिखना, समीकरण 12 अथवा 13, समीकरण 12 अथवा 13, समीकरण 12 अथवा 13 कार्तीय निर्देश तंत्र में, समीकरण 12 अथवा 13 कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश राशि के कर्ल को व्यक्त करती है। कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश राशि के कर्ल को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला, डाइवर्जेंस का और कर्ल, तीनों के हमने फॉर्मूले निकाले थे। यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको। तो कर्ल का फॉर्मूला नॉर्मली हमने इस बेस में लिख लिया है, डेल्टा क्रॉस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस का जो आ रहा था वो कितना आ रहा था बताओ, डाइवर्जेंस ऑफ ए का डेल डॉट ए के फॉर्म में आ रहा था, इसको डेल्टा क्रॉस ए था, ये डेल डॉट ए था, इसको लिख रहे थे हम डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, इस तरह से लिख रहे थे, अरे इसी तरह से लिख रहे थे। और ग्रेडियंट का था जो कि अदिश राशि का लिया जा रहा था, ग्रेडियंट फाई, जिसको हम लिख रहे थे डेल फाई के फॉर्म में, और ये कैसी राशि आती है, सदिश राशि, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, पूरी की पूरी हर ऑपरेटर का आरोपित हो रही थी, ये ध्यान रखना यहाँ पर, और के कैप डेल फाई अपॉन कितना हो जाएगा ये डेल जेड, इस तरीके से हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया और ग्रेडियंट हो गया। तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था। यहाँ पर सीधी राशि अदिश थी तो हर ऑपरेटर पर आरोपित हो रही थी, और कर्ल ऑफ ए का जो फॉर्मूला है वो इस रूप में है, जहाँ पर इसको हम नॉर्मली लिख रहे थे किसके रूप में, कर्ल ऑफ ए डेल डॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस पर मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, इस पर भी करा दिए। अब इस पर जो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करना, इसको रिवाइज करना। थैंक यू।